दोस्तों YouTube पे, सोशल मीडिया पे, कई और जगहों पे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे गुरुज, ऐसे लोग, ऐसे टीचर्स या ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज मिलेंगे जो अपने आप को पिप हंटर बताते हैं, या वो पिप हंटिंग करते हैं, वो स्कैल्पिंग करते हैं और इतने जबरदस्त प्रॉफिट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने उनको, उन पे विश्वास नहीं करना, उसका यकीन नहीं करना, क्योंकि पिप हंटिंग एक तो बड़ी डेंजरस गेम है। अगर, अब इसमें दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि हाँ, ये पॉसिबल है कि उस इंसान ने प्रॉफिट बनाया हो। वो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, बिल्कुल प्रॉफिट बनाते हैं लोग। लेकिन इस गेम की लॉन्जेविटी नहीं है। लॉन्जेविटी यानी आप इस गेम में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, रह नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर या पिप हंटिंग के अंदर, अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैल्पिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखो, मैं फार फ्रॉम इट, मैं खुद भी स्कैल्पिंग करता हूं, लेकिन स्कैल्पिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका कैपिटल, आपने स्कैल्पिंग की ऊपर, दूसरा ट्रेड ऊपर, तीसरा ट्रेड ऊपर, चौथा ट्रेड ऊपर, पांचवा ट्रेड ऊपर, 5 ट्रेड्स करने के बाद आपने छठा ट्रेड आपका जो गलत हुआ, स्कैल्पिंग में गलत भी जाएगा ना, विन रेट तो होता है ना कुछ, यानी 100% विन रेट तो नहीं होता ना। तो जो एक वाला ट्रेड होगा, छठा, सातवां, आठवां, जो भी होगा, सारे प्रॉफिट्स भी खा गया और नेगेटिव में लेके गया। अब इसका क्या करोगे आप? इस वजह से इस फिगर को, डायग्राम को आप अपने मन में बिठाओ, अपने जहन में बिठा के सोचो कि इस वजह से आप स्कैल्पिंग में जिंदा नहीं रह सकते ज्यादा देर तक। ये ऐसे ही है जैसे आप अंडर वाटर, पानी के नीचे डुबकी लगा के आप जाओ और आप वहीं पे रहो, और वहां आपके पास भले वो हो अपना क्या होता है, ऑक्सीजन का वो जो होता है ना, रिजर्व्स, आप ऑक्सीजन के रिजर्व्स लेके जाओ, ठीक है, वो सब कुछ आपके पास हो, लेकिन वो कभी ना कभी आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो आप समंदर के अंदर जिंदगी गुजारना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। आई थिंक इट इज अ फूलिश पैराडाइम कि आप समंदर के अंदर ही जिंदगी गुजारोगे, कभी ना कभी आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इट इज लाइक दिस। ये स्कैल्पिंग बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन स्कैल्पिंग क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं भी करता हूं, बहुत कम करता हूं, बहुत थोड़ी। उसका रीजन सिर्फ एक होना चाहिए, वो ये कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको बड़ा जबरदस्त सेटअप नजर आया है, फिर आप स्कैल्पिंग करो भले। ये यहाँ पे है मार्केट, स्प्रिंग बोर्ड पे है बिल्कुल। हमें पता है कि मार्केट जब यहां से ऊपर जाएगा तो लंबा जाएगा, लंबा। तो लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि लंबा जाने के लिए आप बैठे भी तो हो ना, क्योंकि आपको, यानी आप देखो ना ट्रेड को कि क्या हो रहा है, ट्रेड मैनेजमेंट भी तो करनी होती है ना, ट्रेड मॉनिटरिंग। तो आपके पास टाइम नहीं है। तो फिर आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा स्कैल्प करके, जैसे ही पहला बार बना, निकाल के भाग गए, बस खत्म। क्यों? जाना था कहीं, कोई काम था, कुछ था, कोई इमरजेंसी, कुछ भी, नथिंग, यानी यानी समथिंग जो आपको टाइम नहीं था, एनी रीजन, तब करो बस आप। इसके अलावा स्कैल्पिंग ना करो। स्कैल्पिंग एज अ स्ट्रेटेजी, सिर्फ स्कैल्पिंग करना, ये डेंजरस स्ट्रेटेजी। पिप हंटिंग क्या है? पिप हंटिंग क्या होती है? मैं तो ये कहूंगा कि एक ट्रेडर को, ठीक है, पिप्स जो है वो एक मैथमेटिकल वो है, कॉन्सेप्ट है, आप यानी सोचो कि पिप्स क्या होते हैं, लेकिन इट इज अ नॉन एसेंशियल कॉन्सेप्ट। आप पिप्स को भूल जाओ कि पिप क्या होता है, पिप्स कितने पिप्स बनाए मैंने, कितने पिप्स नहीं बनाए, इसको ना देखो। आप ये देखो कि आपने आर कितना बनाया एक महीने में, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में आपके नेगेटिव आर भी होते हैं। आर यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टर्म्स में, आपने एक महीने में रिस्क किया, फॉर एग्जांपल टोटल, यानी ये तब बनेगा आपका जब आप सारे महीने का डेटा आपके पास होगा। तो आप उसका डेटा, उसको डेटा को जब आप प्रोसेस करोगे या देखोगे आप अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ऑन एवरेज, क्योंकि मैंने एक महीने में 100 ट्रेड लिए, मान लीजिए 100 ट्रेड लिए, तो 100 ट्रेड्स में से मैंने ऑन एवरेज, जाहिर है हर ट्रेड पे अलग अलग अमाउंट रिस्क किया होगा और अलग अलग टीपी बनाया होगा, क्योंकि मार्केट तो मूव कर रहा है। तो ऑन एवरेज आपने, ऑन एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑन एवरेज ही समझो इसको, ये ना समझो कि हर ट्रेड पे, नहीं, एवरेज। एक ट्रेड पे आपने अगर एसएल लगाया था $10 का और टीपी आपने लगाया था, अगेन एवरेज, $25 का, तो आपका जो आर हुआ, रिस्क रिवार्ड रेशियो, दैट इज 2.5। ये दिस इज अ वंडरफुल रिस्क रिवार्ड रेशियो, एवरेज रिस्क रिवार्ड रेशियो वंडरफुल है ये। इसको प्रॉफिट फैक्टर बोलते हैं, यानी जो रियलाइज हो गया, जो कर लिया,
बैकडेट में आप देखते हो डेटा को, तो इसको हम आर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट फैक्टर। आपने यानी इसका मतलब कि हर $1 ऑफ रिस्क पे आप $2.5 बना रहे हो, तो आपका प्रॉफिट फैक्टर इज 2.5। रिस्क रिवार्ड रेशियो या प्रॉफिट फैक्टर एक ही बात है। आप प्रॉफिट फैक्टर को फिलहाल भूल जाओ, बस अभी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको ज्यादा मन में रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस टर्म्स में सोचो आप कि आपका हर ट्रेड विनर या लूजर इस हिसाब से होता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो के तहत आप विनर हो या लूजर हो। अगर आप छोटा सा रिस्क लेकर बड़ा रिवॉर्ड निकालते हो तो आपका ट्रेड बहुत अच्छा है। जैसे कि अब मेरे कई ट्रेड्स, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो जिनमें मेरा बहुत बड़ा आर बन जाता है, 6, 7, 8 भी बन जाता है कई बार, लेकिन सारे ट्रेड्स ऐसे नहीं होते। लेकिन कोशिश होती है कि कम से कम 2 आर जरूर हो ट्रेड। 2 आर से कम पे आपको ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। वो इस केस में होगा कि जैसे गोया ये देखिए ना, ये यहाँ पे आप सेल क्यों करोगे, यहाँ पे इधर इस जगह पे आप सेल क्यों करोगे, जबकि आपको पता है कि यहाँ ये सपोर्ट बन चुका, अभी नीचे उसको टेस्ट भी कर चुका, अब नीचे चलो जाने भी लगा है, ये जाने भी लगा है, तो आपके पास स्पेस ही नहीं है ना नीचे जाने का। मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर टर्न होगा, क्या पता कि ये स्प्रिंग करेगा भी या नहीं करेगा, ये यहीं से टर्न हो जाए तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो, यानी जब आपका रेजिस्टेंस करीब है, बिल्कुल करीब है, तो आप जल्दी बाय नहीं करोगे, जब आपका सपोर्ट करीब है तो आप सेल नहीं करोगे, क्योंकि बहुत थोड़ा डिस्टेंस दे रहे हो आप मार्केट को कवर करने के लिए। हाँ, जब काफी डिस्टेंस हो तो वो कवर करने में मार्केट को आपका प्रॉफिट, जब वो कवर करेगा मार्केट तो आपके प्रॉफिट्स बनाता जाएगा ना, तो वो सही है आपके लिए। छोटा एसएल, बड़ा टीपी, ये दिस इज द एसेंस ऑफ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स प्रोफेशन। अब छोटा टीपी डिस्टेंस वाइज नहीं लगाओगे आप, ऐसा नहीं करोगे कि आप बस, सर सईद ने बोला था कि छोटा टीपी तो बस जहां पे बन रहा है या नहीं बन रहा वहां पे भी आप छोटा टीपी लगा रहे हो, नहीं, ये नहीं करोगे। अगर आप इधर बाय कर रहे हो इधर, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इधर ही रखो स्टॉप लॉस, यानी लास्ट हाई लास्ट लो के नीचे। ऐसा नहीं करोगे कि बस छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, तो वो तो यहाँ पे कहीं भी किसी भी वजह से हिट हो सकता है। आप अपने पैसे फजूल में क्यों वेस्ट करोगे, आप तो बचाओ ना स्टॉप लॉस को हिट होने से, तो इधर रखो, यहां हिट होने के चांसेस बहुत कम है, ओटीपी इतना बड़ा। अब ये वाकई चैलेंजिंग काम है, ये शुरू में तो मुझे मेरी जान जाती थी जब मुझे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने पढ़ा तो था, ठीक है, मैंने पढ़ लिया था बुक्स में इधर उधर कि भाई बड़े रिस्क रिवार्ड रेशो वाले ट्रेड्स हंट करो, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि, क्योंकि जब भी मैं बाय करता था तो सीधा ऊपर रेजिस्टेंस, जब भी मैं सेल करता था तो ये बस सीधा सपोर्ट आ जाता था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि यार ऐसे ट्रेड्स कहां से लाऊं जिसमें से मुझे स्टॉप लॉस छोटा लगा कि बड़ा टीपी हंट करने का मौका मिल जाए। तो अब उसका तरीका तो मैंने बता भी दिया है, अभी अभी परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में ये होता है। यही तो चैलेंज है ना ट्रेडिंग का, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए।